प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय महाराष्ट्र राजनीति के चरम शिखर पर है। यानी कि नित नई दिन कोई ना कोई ऐसी घटना वहां होती है या कोई बयान ऐसा आता है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति सबसे आगे नजर आती है। चाहे वो कंगना रनौत को लेकर के हो, चाहे शिवसेना के द्वारा बयानबाजी हो, चाहे वहां के मुख्यमंत्री को लेकर के कोई ना कोई बात किसी के द्वारा कही जाती हो, यानी ऐसा कोई ना कोई घटनाक्रम जरूर हो रहा है जो महाराष्ट्र की राजनीति को सबसे आगे लेकर के आ रहा है। ऐसे में बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर क्या होने वाला है। और महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर ही एक और शख्सियत ऐसे हैं जो किसी समय पर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक बहुत ही मजबूत आधार भी रखते थे। मैं बात कर रहा हूं राज ठाकरे जी की, जो कि पहले शिवसेना का ही हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने शिवसेना से अलग होकर के अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई। और बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद में जब शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे जी को मिली, उसके बाद में राज ठाकरे जी को राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत पीछे होना पड़ा है। ये बात भी हम सब लोग जानते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर महाराष्ट्र के एक और कद्दावर नेता राज ठाकरे जी के बारे में, उनकी कुंडली के आधार पर कुछ विश्लेषण लेकर आया हूं, जो निस्संदेह उनके प्रशंसकों को, उनके फॉलोअर्स को और उनकी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बहुत मदद करेगा। दर्शकों, राज ठाकरे जी की कुंडली वृश्चिक लगन की बनती है। ऐसे में निस्संदेह उनका उद्धव ठाकरे जी के साथ वैचारिक मतभेद जरूर रहने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली कन्या लगन की बनती है और ऐसे में दोनों के वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल और केवल राज ठाकरे जी के लिए। तो यहाँ पर वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और वृश्चिक लगन की कुंडली के स्वामी मंगलदेव खुद अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसे में व्यक्ति को प्राकृतिक तौर पर सुरक्षा जरूर मिलती है। यानी जीवन में जब भी कोई बुरी घटना घटित होगी तो ऐसे व्यक्ति को मंगल वहां से समय से पहले ही अलग कर देंगे, हटा देंगे, ताकि उन्हें उस समय पर वहां मौजूद ना होने की वजह से वो नुकसान ना हो जो उन्हें हो सकता है। ये मंगल का प्रभाव उनको जरूर मिलेगा। चंद्रमा उनकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव में है, कुंडली के अंदर योग कारक भी है। ऐसे में वो फालतू बैठने वालों में से नहीं है। नित कुछ ना कुछ नया काम करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, फालतू उन्हें बैठना नहीं है और एक साथ कई काम को करने की काबिलियत भी उन्हें यहाँ पर जरूर मिलती है। शनि और राहु उनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में है। शनि और राहु जब भी कुंडली के अंदर पंचम भाव में होंगे, एक तरह की विषयुति बनती है। यानी राहु यहाँ पर एग्रेसिव प्लैनेट है और शनि यहाँ पर मारक की भूमिका में है। ऐसे में उनके दिमाग में सनकीपन जरूर होगा। यानी अगले पल वो क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, कौन सा एक्शन वो लेंगे, ये उनको भी नहीं पता। यानी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि वो एक बहुत ही प्रखर नेता हैं। यानी बोलते समय वो बिल्कुल भी इस चीज का लिहाज नहीं करते हैं कि मैं कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। और यही उनकी एक प्रतिभा, या मैं प्रतिभा शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका यही व्यवहार उन्हें बहुत आगे लेकर के गया है। एक प्रखर नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है और ये काम यहाँ पर राहु और शनि की युति के कारण से होता है। ऐसे जातक कभी किसी के आगे झुक सकते ही नहीं हैं और अपनी बुद्धि के द्वारा वो कभी भी कोई भी बड़ा निर्णय लेने में भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। शुक्र कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव का शुक्र यहाँ पर उन्हें पार्टनरशिप नहीं करने देगा। यानी कि लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठता है। जहां पार्टी का गठबंधन की बात आएगी या किसी और के साथ समझौता करने की बात आएगी तो शुक्र यहां पर ऐसा करने नहीं देंगे। यानी वो अकेले अपने दम पर कार्य करें तो उन्हें सफलताएं ज्यादा मिलेंगी। किसी और के साथ मिलकर के काम करना ये उनके स्वभाव में नहीं है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में बैठ करके उनको ये काबिलियत नहीं देता है। अब बात करें सूर्य और बुध की, तो सूर्य और बुध उनकी कुंडली के अंदर मंगल के साथ ही अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव का सूर्य व्यक्ति को बहुत गहराई से चीजों को समझने की ताकत देता है। मंगल भी यहाँ पर बैठा है, जिसकी वजह से
कभी कोई शारीरिक पीड़ा उनके ऊपर आसानी से हमला नहीं कर सकती है। लेकिन बुध भी यहां पर बैठा है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा गहराई से विचार नहीं करता है। यानी अगर कहीं फायदा है तो थोड़ा सा झुक जाएं या अपनी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से रखें, ये चीज उनके साथ नहीं होगी। यानी कि जो करना है, जो नहीं करना नहीं करना, चाहे नुकसान हो या फायदा हो, ये कैलकुलेशन वो कभी नहीं करेंगे। करना है मतलब करना है। ये बुध के कारण से होता है, क्योंकि बुध यहां पर गहराई से रिसर्च करने की ताकत नहीं देता, यानी अपने नफे नुकसान की कैलकुलेशन करने की ताकत नहीं देता है। बृहस्पति कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठे हैं और दशम भाव का बृहस्पति कुंडली के अंदर उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाएगा, उनको उनके प्रोफेशन में कामयाबी भी दिलाएगा। लेकिन बृहस्पति की महादशा में ही ये सब चीजें संभव होंगी और बृहस्पति की महादशा उन्हें 2011 में खत्म भी हो चुकी है। ऐसे में 2011 से पहले का समय, अगस्त 2011 से पहले का समय उनके लिए कामयाबी का था। उन्होंने अपने पराक्रम का लोहा भी मनवाया होगा, पार्टी को बहुत फायदा भी पहुंचाया होगा, अपने आप को स्थापित करने में भी उनको बहुत बड़ी मदद मिली है। लेकिन जैसे ही अगस्त 2011 के बाद से शनि की दशा आरंभ हुई है, इस शनि की दशा ने उनके जीवन के अंदर जो एक तरक्की का माहौल था उसमें रुकावट वो जरूर लेकर आया है। और 2011 के बाद से राज ठाकरे जी की जिंदगी के अंदर धीरे धीरे परेशानियां आना शुरू हुई हैं और वो राजनीतिक तौर पर बहुत पीछे हो गए हैं उद्धव ठाकरे जी के मुकाबले, या यूं कहिए कि शिवसेना के मुकाबले। ये केवल और केवल उनके कुंडली के आधार पर यदि बात करें तो जैसे ही शनि की दशा उन्हें आरंभ हुई है और ये सब घटनाएं उनके जीवन में आरंभ हुई है, कारण वही बनता है दोस्तों, शनि पंचम भाव में बैठा है तो बुद्धि को अस्थिर करता है। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम करना या ग्रुप में काम करना, अन्य लोगों के साथ काम करना, ये उनके लिए संभव नहीं होगा। शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से जो वो चाहते हैं वो काम भी नहीं होते हैं। व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के मार्ग में रुकावटें जरूर आती हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि जब सेकंड हाउस पर पड़ती है वो हमारा कुटुंब का होता है। ऐसे में कुटुंब से बिखराव होना, कुटुंब से अलग होना, परिवार के अंदर मतभेद का उभरना, ये भी यहाँ पर शनि के कारण से हुआ है। और अगस्त 2011 के बाद से जब से उन्हें शनि की दशा आरंभ हुई है उसके बाद से लगातार ये चीजें होती रही हैं और आज उनकी ये स्थिति के पीछे कारण भी वही है। दर्शकों, आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि आगामी भविष्य किस तरह का उनका रहने वाला है। तो यहाँ पर जब से उनको शनि की दशा आरंभ हुई है, शनि के बाद में बुध की दशा आरंभ होगी, फिर केतु आएंगे, फिर शुक्र आएंगे। यानी कि यहाँ पर यदि मैं कहूं तो एक बहुत लंबा समय ऐसा है जो उन्हें दोबारा से वह राजनीतिक लाभ तो नहीं दिला पाएगा अपने जीवन के अंदर, लेकिन इसमें कुछ रिलीफ पीरियड उनको जरूर मिलेंगे जो उनको कुछ समय के लिए राजनीतिक तौर पर थोड़ा आगे जरूर लेकर के आएंगे। और वह समय इनका जुलाई 2021 के बाद शुरू हो रहा है। यानी जुलाई 2021 के बाद आप भारत की राजनीति के अंदर राज ठाकरे जी को दोबारा से सक्रिय होता देखेंगे और राजनीतिक तौर पर वो कुछ कामयाब होते हुए भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि जुलाई 2021 के बाद उन्हें सूर्य की दशा आरंभ हो रही है। यानी सूर्य की एक अंतरदशा आरंभ हो रही है शनि के अंदर, जो निस्संदेह शनि के नेगेटिव रिजल्ट को कम करेगा। और सूर्य उनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठा है। ऐसे में यहाँ पर राजनीतिक तौर पर उनको विजय प्राप्त हो, कुछ फायदा मिले, दुश्मनों को वो हरा पाए, अपने आप को कामयाब कर पाए, इसके योग भी जुलाई 2021 के बाद बनेंगे। और उसके बाद ये योग लगभग 2030 तक रहेगा। यानी कि जुलाई 2021 के बाद आप महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर उद्धव ठाकरे जी की जगह राज ठाकरे जी को भी आप यहाँ पर राजनीति में बढ़ता हुआ देखें, ऐसी संभावना नजर आ रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की राजनीतिक परिदृश्य क्या रहने वाला है उनकी कुंडली के आधार पर तय होगा। लेकिन ये चीज जरूर है कि जुलाई 2021 के बाद आप राज ठाकरे जी को महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत तेजी से सक्रिय होते हुए देखेंगे। और जो अभी वो पर्दे के पीछे हैं, लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, जुलाई 2021 के बाद आप उन्हें आगे बढ़ता हुआ भी जरूर देखेंगे। ये कुंडली उनका संकेत जरूर दे रही है। और ऐसे में दर्शकों, आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि राज ठाकरे जी अब क्या करेंगे, उनका राजनीतिक भविष्य कैसा है। तो यहाँ पर आने वाले 9 वर्ष का समय उनके लिए राजनीतिक तौर पर अच्छा है। दुश्मनों का मुकाबला करने की क्षमताएं विकसित होंगी।
जो परेशानियां उनके जीवन में आ रही है उनसे बाहर निकलने के रास्ते बनेंगे। सूर्य की दृष्टि सेकंड हाउस पर भी पड़ती है, जिसकी वजह से पारिवारिक माहौल भी कुछ अच्छा हो, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। दुश्मनों में कमी आएगी, संकटों में कमी आएगी, संकटों से बाहर निकलने का रास्ता भी बनेगा। और अष्टम भाव हमारा हाई सीक्रेट रिसर्च का होता है, मृत्यु का भी होता है, परेशानियों का भी होता है, ससुराल का भी होता है, डिप्रेशन का भी होता है। ऐसे में जुलाई 2021 के बाद निस्संदेह उनके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होगी, आत्मबल में बढ़ोतरी होगी और वो यहां पर कॉन्फिडेंस के साथ जुलाई 2021 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर और तेजी से सक्रिय होंगे। इसका संकेत पूरा इनकी कुंडली से मिल रहा है। लेकिन ये बात भी इनकी कुंडली साफ साफ बता रही है कि अगस्त 2011 के बाद से लेकर के जुलाई 2021 तक का समय, लगभग ये 10 वर्ष का समय पूरी तरह से इनके लिए ठीक नहीं था, जिस समय पर इन्हें किसी भी तरह का कोई राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना नहीं बनती थी और हुआ भी यही है। लेकिन जुलाई 2021 के बाद दोबारा से वो राजनीति में सक्रिय होंगे, तेजी से सक्रिय होंगे, उनके जनाधार में भी बढ़ोतरी होगी, उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी और महाराष्ट्र की राजनीति में वो दोबारा से आगे बढ़ेंगे। इसके संकेत उनकी कुंडली से मिल रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अक्टूबर के बाद से बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक होने वाली है। नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत से लोग अपनी राजनीतिक विरासत को खोएंगे। ऐसे में राज ठाकरे जी भी आने वाले समय में भारत की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं और उसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा, ये उनकी कुंडली संकेत दे रही है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, बहुत से दर्शक जो मुझसे जानना चाहते थे राज ठाकरे जी के संदर्भ में कि उनकी कुंडली क्या कहती है, आज मैंने एक कुंडली विश्लेषण के तौर पर, यह हालांकि संक्षेप में कुंडली विश्लेषण है, इसका केवल और केवल मैंने राजनीतिक तौर पर पहलू देख करके आप लोगों के सामने बात लेकर आया हूं। लेकिन ये बहुत बड़ी मदद करेगा आप लोगों को ये समझने में कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर आने वाले समय में राज ठाकरे जी की भूमिका क्या रहने वाली है। जुलाई 21 के बाद में उनकी भूमिका निश्चित तौर पर बढ़ेगी। ऐसे में तैयार रहिए, एक नई राजनीतिक पारी वो जरूर यहां पर खेलने वाले हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।